दुनिया भर के बाजारों से आज फिर से बेहतरीन संकेत और नजरें हैं 11,000 के आंकड़े पर। जी हाँ, एसजेएक्स निफ्टी तो 11,000 के आसपास कर रहा है कारोबार, लेकिन क्या भारतीय बाजार खुलते ही इस आंकड़े का दर्शन करेंगे तो टिकेंगे क्या? ये है बड़ा सवाल। पॉलिसी से ठीक एक दिन पहले लेंगे इसका जवाब। शेयर बाजार लाइव में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह। आज 6 तारीख को हम 11 के हेर फेर में रहेंगे। 11,000 के कितना ऊपर है या 11,000 के कितने नीचे। आज का बेस तो 11,000 ही है और आज वायदा की 11 कंपनियां भी हैं। वैसे रोज के रोज हमारे प्रोड्यूसर अभिषेक आपका एक हेल्थ चेक ले लेते हैं। कल उन्होंने 13 कंपनी आपको पढ़वा दी हेडलाइंस में, आज वो 11 कंपनियां पढ़ा दी। दोनों में हेल्थ चेक आपका बिल्कुल ठीक है। बड़ी स्पीड से 11 की 11 कंपनियां पड़ेगी, तो आज 11 का हेर फेर थोड़ा बाजार के अंदर ज्यादा दिखेगा 6 तारीख को। खैर, आज के ट्रिगर एक बार जरा देख लेते हैं, उसके बाद फिर आज के सारे आंकड़े आपके सामने रखेंगे, जिसमें ग्लोबल मार्केट से लेकर ट्रेंड तक क्या कहता है, निफ्टी क्या कहता है। एसजेएक्स निफ्टी 11,000 के पार इस समय आपको दिख रहा है। क्रूड में नरमी है, रुपए में मजबूती है, यही तो चाहिए था। और ये अगर मिल गया, 11,000 दिख रहा है सामने, तो फिर अब आज कैसे आगे बढ़ना होगा, बस इस पे हमको विचार करना रह गया। टेक महिंद्रा के अच्छे नंबर्स हैं, 2020 तक कह रहे हैं हमारा मुनाफा 5G से और बढ़ जाएगा। एचपीसीएल के भी अच्छे नतीजे बताए जा रहे हैं अनुमान से। सिप्ला समेत करीब 11 कंपनियां आज अपने नतीजे उतारने वाली हैं, तो इस पे रहेगा आज का फोकस। ये कुछ एक अहम ट्रिगर है जिससे बेसिस पर हम बढ़ रहे हैं आगे। अब सबसे पहले इंपॉर्टेंट और सबसे मजबूत चीज जो पिछले 2 दिन से पूरी तरह से साथ निभा रही है, वह है ग्लोबल मार्केट्स। वहां से आज फिर से पॉजिटिव संकेत है। यूएस की क्लोजिंग तो बड़ी जबरदस्त रही है, तो आज बिल्कुल जबरदस्त माने ग्लोबल मार्केट। बिल्कुल, ग्लोबल मार्केट्स अच्छे हैं, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं। हाँ, ये जरूर है डिम्पी की एशियाई बाजारों में उत्साह उतना ज्यादा नहीं है। आज अमेरिकी राष्ट्रपति देश के नाम संदेश देंगे वहाँ पर। देश क्या, उनके लिए तो दुनिया के नाम दे चुके, माफ कीजिए, दे चुके जो एक्चुअली अभी चल ही रहा है हमारे अनुसार, अभी समय के अनुसार अभी लाइव चल रहा है। देखिए, आप देख सकते हैं तो वो चल ही रहा है, तो जाहिर सी बात है कि दुनिया भर की नजरें उनके इस संदेश पर है। देखते हैं क्या कुछ ऐसा खास वो कहते हैं। मैक्सिको की वॉल के बारे में बोलेंगे, रॉकेट के बारे में बोलेंगे, अपनी ग्रोथ और अपनी जॉब्स के बारे में जरूर बात रखेंगे। ये तो फिक्स है, ये तो उनके एजेंडे में फिक्स है। वो बोल रहे कि अमेरिका के रॉकेट में अमेरिका के लोग बैठकर ऊपर जाएंगे। तो बढ़िया है, चलिए अच्छी बात है। तो कुल मिलाकर वहां से संकेत है, और जाहिर सी बात है कि उससे पहले बाजार बेहद मजबूत है। 2 दिनों से डाउ पौने 200 अंक बंद ऊपर होता हुआ दिख रहा है। एशियाई बाजारों में मिला जुला सा कारोबार है, बहुत तेजी नहीं, बहुत मंदी नहीं। तो ग्लोबल संकेत हमारे लिए ठीक है मैं पॉजिटिव साइड पर ही लेकर चल रहा हूँ, क्योंकि जो एक माफ कीजिएगा, जो हम बात कर रहे हैं लगातार कच्चे तेल की 62-63 रुकने के लिए, यही लेवल ठीक है। अब इस लेवल पर जितना वक्त ज्यादा बिता रहा है डिम्पी, मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ता हुआ दिख रहा है कि अगर $62-63 के आसपास कच्चा तेल 2-3 दिन से अटका हुआ है और खासतौर से 50-52 की रेंज से जिस तरह से भाग कर आया है, हम कोई कच्चे तेल के एक्सपर्ट है नहीं, लेकिन जो समझ में आता है वो ये समझ में आता है कि ये रुकने ठहरने का लेवल है। और अगर यहाँ से $4-5 अगर कच्चा तेल थोड़ा सा कमजोर हो जाए, तो फिर आपके लिए 11,000 पार करने के लिए। और एक चीज समझ लीजिए, कच्चे तेल को 3-4% का मुंह देने में कोई बहुत बड़ा वक्त नहीं लगता। 3-4% मतलब है कितना, $2-2.5। $2-2.5 होते हैं, आप 60 के नीचे है, 60 के नीचे आते हैं, आपको 11,000 के पार जाने की इच्छा प्रबल हो जाएगी। तो मुझे लगता है थोड़ा सा वहां नजर रखना चाहिए। दूसरा, कल बड़े दिनों बाद पहली बार रुपए ने थोड़ी सी मजबूती के संकेत दिए, और वो मजबूती के संकेत आपको आते हुए दिखे 25 पैसे की मजबूती के साथ करेंसी मार्केट। तो करेंसी की थोड़ी मजबूती, कच्चे तेल का थमना और ग्लोबल मार्केट्स की मजबूती, ये तीनों फैक्टर ठीक है, जो हमें कम से कम गिरने नहीं देंगे। ओके, बढ़ने कितने देंगे? बिल्कुल बढ़ने देंगे। 11,000 के पार निकलने देंगे, टिकने देंगे? थोड़ा क्वेश्चन मार्क है अभी मतलब उतना कॉन्फिडेंस नहीं है। कुछ और चाहिए, या तो आज 40-50 पैसा आप करेंसी मजबूत करवा दें, कुछ तो और चाहिए 11,000 के पार टिकने के लिए। चलिए ठीक है, कुछ और क्या, मतलब थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है। ये थोड़ा कहां से आएगा अब ये देखना होगा। खैर, आज ग्लोबल मार्केट काफी पॉजिटिव रहे। एक ही दिन के अंदर सिर्फ हमारा जो ट्रेंड था, हमने कल भी आपके सामने पॉजिटिव रखा था, वो 10 का 10 है, ये 10,650 के नीचे जाके बदलेगा। आज और भी पॉजिटिव बढ़ गए। कहां पे कल न्यूट्रल से पॉजिटिव हो गए हम। ग्लोबल में पॉजिटिव है हम, एफआईज में पॉजिटिव हो गए। ओके, कल न्यूट्रल थे। हाँ, डीआईज में न्यूट्रल हैं, एफएनओ में न्यूट्रल ही है। सेंटीमेंट और ट्रेंड दोनों पॉजिटिव हो गए। सेंटीमेंट कॉशियस से पॉजिटिव हो गया है, तो अब सेंटीमेंट के लिए आज से हमें डर कम है, ट्रेंड पॉजिटिव है। ये आपके लिए संकेत आज के हो गए। अब आइए निर्णायक लेवल, 10,900 ही आज भी निफ्टी पर निर्णायक लेवल है, और कल भी आपने देखा पूरे दिन भर 10,900 के इर्द गिर्द चक्कर लगाता रहा दिन भर, फाइनली बंद अच्छा हुआ है।
बैंक निफ्टी के लिए निर्णायक लेवल बड़ा इंटरेस्टिंग आ रहा है 27,250। इनफैक्ट दो लेवल आ रहे हैं, 27,200 के नीचे आप ट्रेड करेंगे तो खराब होंगे, 27,300 के ऊपर ट्रेड करेंगे तो अच्छे होंगे। लेकिन ज्यादा वक्त आपने 27,250 के आसपास बिताया है कल के सेशन में, 27,250 आप निर्णायक लेवल मानकर चलिए। डिम्पी, एक और चीज कहना चाहता हूँ, आज के मार्केट के लिए जो रेंज और लेवल निकल कर आए बहुत साफ है, क्रिस्टल क्लियर, कहीं कोई डाउट नहीं है, कंफ्यूजन नहीं है। निफ्टी 10,900 10,975 ये है निफ्टी की छोटी ट्रेडिंग रेंज। मीडियम रेंज 10,875 से लेकर 11,000 की बनती है। ओके। और एक्सट्रीम रेंज 10,850 से 11,050 ये तीसरी रेंज बन सकती है। तो 10,800 के नीचे ट्रेड करेंगे तो 25 से 50 पॉइंट की जगह बनती है आपके लिए नीचे की। 10,975 के ऊपर ट्रेड करेंगे या यूं कहें कि 11,000 के ऊपर ट्रेड करेंगे तो 25 से 50 पॉइंट की जगह बनती है, ये है। तो अभी आप मुझे पूछेंगे कि क्या 11,000 पार करेंगे, तो मेरा जवाब होगा मुश्किल है। टच कर सकते हैं, जाकर देख सकते हैं, लेकिन और मैं ये स्पोर्ट लेवल की बात कर रहा हूं, मैं फ्यूचर्स की नहीं कर, फ्यूचर्स के लिए शायद वो लेवल 11,020-25 का बनता है कहीं, ठीक है ना। तो अभी मुझे क्या करना है, मुझे 10,982 इस बार का हाई है, 10,987 पिछली बार का हाई है। तो उस लेवल के आसपास आकर जो रुकावट है 10,975 से 11,000 की रेंज में, वो कंजेशन जोन है। और अभी के डेटा को देखते हुए मुझे नहीं लगता कि वो कंजेशन जोन हम पार करेंगे। उसके लिए या तो करेंसी बहुत मजबूत खुल जाए या क्रूड में बड़ी कमजोरी आ जाए, तब तो एक अलग बात है। अदरवाइज मुझे लगता है हम वहां रुकेंगे और रुकना चाहिए। कंजेशन जोन की आप बात बोल रहे हैं ना 10,885 के आसपास, अगर 50 नहीं 10,985 985 तो उसमें अगर 50 पॉइंट एसजीएक्स निफ्टी जो भी बढ़त दिखा रहा है जोड़ दिया जाए, एज इट इज 50 के 50 पॉइंट जोड़ दिए जाए तो वो 985 बनेगा। हाँ, तो बस बराबर है, वो हाई के आसपास ही खुले। मेरा ये मानना है कि 10,975 इसके आसपास, 10,975 11,000 इसके बीच में कहीं कहीं आप खुलेंगे। उसके बाद कल वाला माहौल दिखेगा। शुरुआती कल देखिए, आपको आधा घंटा आराम से बाजार ने, पौन घंटा एकदम रेंज में ट्रेड करने दिया। आप मूड बना लीजिए, आपको तेजी करनी मंदी करनी, आपको एक भाव पे तेजी मंदी दोनों मिलेगी। फिर उसके बाद दिन के सेकंड हाफ में बाजार ने मूव दिया, तो वो सिंपल चीज है, वो होगा। मुझे नहीं लगता कि एक तरफा मूव के लिए बाजार तैयार है कि बहुत तेजी से भाग जाए। मैं गलत भी हो सकता हूँ। वैसे आप पीछे मुड़ के देखेंगे तो आपको स्ट्रेंथ दिखेगी। पिछले 2 दिनों से बहुत बेहतरीन 10,900 के ऊपर की क्लोजिंग मिल रही है, कल तो 10,930 के ऊपर की क्लोजिंग मिली, तो ऐसे तो मजबूती दिखेगी। लेकिन इतनी मजबूती मुझे अभी तक नहीं दिख रही कि मैं 11,000 के ऊपर की क्लोजिंग का सोचूं। अच्छा, ये तो हो गई निफ्टी। आइए बैंक निफ्टी। 27,150 27,350 ये बैंक निफ्टी की छोटी ट्रेडिंग रेंज है आज के लिए। 27,050 से लेकर 27,450 ये मीडियम रेंज आप मानकर चल लीजिए। और एक्सट्रीम रेंज वैसे मैं 26,900 तक का दे सकता था, लेकिन मैंने लालच किया, नहीं ज्यादा नीचे की नहीं देनी है। 27,000 से लेकर 27,600 इतनी काफी है। ये आपके लिए निफ्टी की, बैंक निफ्टी की एक्सट्रीम रेंज है। 2 स्टॉप लॉस ज्यादा बदले नहीं है, 25 पॉइंट ऊपर आया है क्लोजिंग बेसिस पर, और 10,825 है। 10,825 के ऊपर नीचे अगर निफ्टी बंद होता है तो ही तेजी की पोजीशन कम करनी है, खत्म नहीं करनी है, सिर्फ कम करनी है। बैंक निफ्टी 27,150 के नीचे बंद हो तो ही तेजी की पोजीशन कम करनी है, खत्म नहीं करनी। खत्म करने के लिए लेवल बहुत दूर है, दोनों बहुत दूर है, इसलिए मैंने आज दिए ही नहीं है। ठीक है, इंटरेस्टिंग। अच्छा, बात है जरा निफ्टी पे। निफ्टी के अंदर आज का स्टॉप लॉस और आज के टारगेट, अगर आज हमको खुलते लेना, एक तो खुलने वाला भी है इशू कि आज हमको कहां पे फ्रीज लेवल मिलते हैं। 2-3 चीजें हैं निफ्टी में। देखिए, पहली चीज, वैसे स्टॉप लॉस है आपका 10,875, बहुत गैप से न खुले, 10,950 के आसपास खुले तो आपका स्टॉप लॉस है 10,900। 10,975 के आसपास खुल जाए तो आपका स्टॉप लॉस है 10,925। अच्छा, मतलब 3 स्टॉप लॉस आप सिंपल चीज है, अगर 50 पॉइंट ऊपर खुल रहे हैं, ठीक है, 10,975 प्लस कहीं खुल रहे हैं तो 10,925 स्टॉप लॉस है आपका। बहुत क्लियर है, इसमें कहीं मतलब मुझे शंका नहीं है। तो 10,925 स्टॉप लॉस रख लीजिए फिर। और अगर 10,950 के आसपास खुल रहे हैं तो 10,900 का स्टॉप लॉस रख लीजिए, या कल का जो लो लेवल है 10,885 के आसपास का, वहां पर भी आप स्टॉप लॉस लेकर चल सकते हैं। तो आप कहां खुल रहे हैं उस हिसाब से आपका स्टॉप लॉस मूव हो जाएगा। 10,886 का कल लो है, या तो फिर वो स्टॉप लॉस आपका हो जाएगा। पॉइंट नंबर 1, खरीदना है 10,975 11,000। अभी मैंने 2 ही लेवल रखे हैं, 11,000 के ऊपर का लेवल मैंने रखा नहीं है। देखते हैं, तेजी करने वालों के लिए उतना भी काफी है। ऊपर के लेवल जो है वो शॉर्ट कवरिंग वालों के लिए काम के ज्यादा है। बेचना है, देखिए बहुत एग्रेसिव ट्रेडर है तो ही बेचिए, मैं ये बोल रहा हूँ, क्योंकि जहां, इसका मतलब ये हो गया जहां खुल रहा है वहीं बेचने की बात मैं कर रहा हूँ। 10,975 से 11,000, लेकिन फिर इसके लिए बड़ा मुनाफा नहीं मिलेगा। 10,950 10,925 मिल गया तो बहुत है, बस इससे ज्यादा की मंदी नहीं है। एक हल्की प्रॉफिट बुकिंग है, वो करना अगर मुश्किल है तो फिर मत बेचिए। नहीं तो अगर आप स्किल ट्रेडर हैं, 11,050 का आपका स्टॉप लॉस है, 10,975 11,000 11,025, एक एक लोट 3 किश्तों में बेचने की तैयारी रखें। 11,050 स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखें।
अगर ट्रिगर देखो, मैं फिर आज जो 2 दिनों से कह रहा हूँ, एक बार फिर से वो दोहराने चाहता हूँ। रेंज को ट्रेड करने का सिंपल तरीका है कि आपको कॉन्ट्रा ट्रेड लेना पड़ेगा। आज किसी की भी खुलते 50 पॉइंट ऊपर निफ्टी में बेचने की हिम्मत नहीं होगी, मैं समझता हूँ, लेकिन तभी आप बेचेंगे तो शायद पैसा बन सकता है। तो स्टॉप लॉस हो सकता है 10 में से 1 बार 2 बार ट्रिगर होगा आपका, रेंज के विपरीत ट्रेड करेंगे। आज हो सकता है वो, या किसी और दिन होगा, मुझे पता नहीं। तो मैं कहूंगा 11,000 के आसपास, 10,975 11,000 की रेंज में, इफेक्टिवली 10,900 11,000 की रेंज में बेचना चाहिए, एक चांस लेना चाहिए। 25-50 पॉइंट मिल जाएंगे आपको और वहां पर फिर से एंट्री कर लीजिए। और अगर आप वैसा नहीं कर पाते हैं, बाय ऑन डिप्स गिरावट में खरीदारी करिए, सिंपल। ये आपकी निफ्टी हो गई। ठीक है, बैंक निफ्टी 27,150 ये स्टॉप लॉस है, क्लियर कट, वेल डिफाइंड। अगर गैप से खुल रहे हैं तो, गैप से नहीं खुलते तो 27,150 खरीदने का लेवल होता और तब 27,050 स्टॉप लॉस होता। लेकिन हम गैप से खुल रहे हैं तो 27,150 स्टॉप लॉस है। 350, 450 और 27,500 3 टारगेट के लिए आपको करनी है खरीदारी। 27,450 से 27,550 की रेंज में आपको बेचना भी चाहिए बैंक निफ्टी। अब वो बेचना 27,450 पे या 27,500 पे वो देखना होगा, लेकिन बेचना चाहिए पक्का। 27,650 आपका स्टॉप लॉस है। नीचे में आपको 27,350, 27,250 फिर से मिल सकते हैं, जहां आपको अपनी शॉर्ट को काट लेना है। ये है आपके लिए लेवल्स बैंक निफ्टी के। बैंक निफ्टी ऊपर में बेचना चाहिए निफ्टी। ठीक है। निफ्टी में फिर भी मैं थोड़ा सा वो सोच रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में एक चांस आप ऊपर में बेचने का ले सकते हैं, डर नहीं है इतना। ठीक है। बहुत ओवर कॉन्फिडेंट होकर, पिछली बार हम 11,000 के वक्त दिन बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे कि आज तो पार हो ही जाएगा। तो इस बार हम थोड़ा रियलिस्टिक है, कॉन्फिडेंट है, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं है ना। ठीक है। इस बीच खैर एक फैसला भी आना है एमपीसी की बैठक का, वो कल आएगा। तो ठीक उससे पहले अगर बैंक निफ्टी में आप बिल्कुल क्लोजली वॉच कीजिएगा सारे के सारे लेवल्स और रणनीति भी आज। अब जरा एफआईज एफ&ओ के आंकड़ों पे आ जाते हैं, उसके बाद फिर मैं आपसे सेक्टर जानूंगा। पुट कॉल रेशो और विक्स तो खैर जस के तसी है, उसमें कुछ जरा फेर है नहीं। एफआईज के आंकड़े पॉजिटिव हुए हैं। वैसे कल मैं सारे आंकड़े देख रहा था और उसमें सिर्फ एक ही है इंडेक्स फ्यूचर्स, जिसमें करीब 800 रुपए की खरीदारी, 800 करोड़ की खरीदारी है, और कोई आंकड़ा 500 करोड़ का नहीं है, लेकिन फिर भी पॉजिटिव है। ऐसा क्यों? क्वालिटी है आंकड़ों की। तो 2 रीजन है डिम्पी। एक तो ये कि 421 करोड़ का कैश में खरीदा है, सामने स्टॉक्स बेचे हैं 321 करोड़ के एफआईज ने, तो 100 करोड़ की वहां पर नेट खरीदारी है। पॉइंट नंबर 1, 800 करोड़ के इंडेक्स खरीदना, ये मेरे लिए काम की चीज है। इसका मतलब है कि एफआईज इंडेक्स में अभी शॉर्ट नहीं रहना चाहते हैं। होना तो ये चाहिए जब आप 2 अहम लेवल के नजदीक पहुंचने की कोशिश करें, जो 11,000 निफ्टी है और 27,500 बैंक निफ्टी है, और एक बड़ी इवेंट आपके सामने है पॉलिसी की। उससे पहले एफआईज को स्टॉक्स में तेजी करके इंडेक्स में एज होना चाहिए। लेकिन उसके विपरीत वो इवेंट के पहले अगर इंडेक्स में अपनी शॉर्ट पोजीशन भी काट रहे हैं, फ्रेश खरीदारी भी कर रहे हैं, तो इसका मतलब उनका मूड बदल रहा है। ये मूड बदलने के संकेत आए, इसलिए मैंने उनका आंकड़ा पॉजिटिव साइड पर रखा है। अब आइए घरेलू फंड। घरेलू फंड की 200 करोड़ के आसपास की कैश की खरीदारी है। न्यूट्रल इसलिए रखा कि बड़ा नहीं है, लेकिन ठीक है, इन आंकड़ों में मुझे लगता है कि पॉजिटिव साइड पर पढ़ना चाहिए। ठीक है। अब जरा एफ&ओ के आंकड़ों पे भी आते हैं। कल तक डाटा का फॉर्मेशन ज्यादा नहीं था, आप कह रहे हैं कि डाटा थोड़े कम है, कुछ बदलाव हुआ कुछ ऑप्शंस या पुट के अंदर, कॉल के अंदर? देखिए, पुट कॉल रेशियो तो 1.68 पर वहीं का वहीं है। विक्स में कोई बदलाव नहीं, आधा % बढ़ा है। प्रीमियम निफ्टी की घटकर 25 से 17 पॉइंट आई, जो कि आपको पता है हमेशा जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो प्रीमियम घटती है, घटेगी। ठीक है, वो हो गया। अब आइए आपके लिए और क्या बता। 10,900 निर्णायक लेवल, इसलिए कि 20 लाख शेयर हैं पुट में और 19 लाख शेयर हैं कॉल्स में, तो लगभग बराबरी का मामला है। 11,000 के लेवल को पार करना इसलिए मुश्किल है कि हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है 33 लाख शेयरों का, तो आपको 10,900 11,000 की रेंज में वक्त बिताना है। अभी तक तो डेटा ये कह रहे हैं 10,900 के नीचे जाकर फिसले, या कल के लो 10,885 को आपने तोड़ा तो फ्रेश कमजोरी शुरू होगी। 11,000 के पार निकलकर टिक गए तो फ्रेश खरीदारी और शॉर्ट कवरिंग होगी। हाँ, ये जरूर कह सकता हूँ 11,000 के पार निकल के 2-4-5 मिनट टिक गए तो 50 मिनट आपको ऐसे चुटकियों में फटाफट 11,050, और तब आप 11,050 पर भी नहीं रुकेंगे डिम्पी पर। फिर हो सकता है कल पॉलिसी के बाद अगर कोई झटका ना लगे और अनएक्सपेक्टेड रेट कट आ जाए तो 11,200 भी निफ्टी जाने को तैयार हो सकता है। तो लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि निर्णायक तौर पर अगर बाजार आज बढ़ेगा 11,000 के पार, या तो फिर बाजार को पॉलिसी का पता है कि क्या होने वाला है, या फिर कल पॉलिसी के बाद 11,000। तो मेरे लिए ज्यादा ठीक ये होगा कि पॉलिसी के बाद 11,000 पार करे, वो ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन लग रहा है कि वही जो कल हम बात कर रहे थे, नॉक 10,930 पार करूं और हो गया, तो वो वैसा लग रहा है कि एक बार फिर से बैंक निफ्टी 11,000 के नजदीक जाकर नॉक करने की कोशिश तो आज करेगा। ठीक है। अब जरा आज के सेक्टर्स में बैंक निफ्टी, सॉरी माफ कीजिए, पहले बैंक निफ्टी फिर सेक्टर्स।
27,200 5 लाख शेयर हैं पुट में बैंक निफ्टी के, तो 27,200 के नीचे ट्रेड नहीं होना चाहिए। ये होते ही थोड़ी सी रिस्क बढ़ती है। नीचे 27,000 बेहद अहम सपोर्ट लेवल है जहां पर पुट में 8 लाख शेयर है। तो आप ब्रॉडली ये समझ लो 27,000 से 27,200 बैंक निफ्टी मजबूत सपोर्ट जोन है। ठीक है, अब ऊपर आइए आप 27,300 से 27,500 की रेंज में लगभग 18 लाख शेयर है कॉल्स में। तो इस रेंज में आते ही प्रॉफिट बुकिंग आती है। अब वो प्रॉफिट बुकिंग 27,350 से शुरू होती है, 27,500 से, वही देखने वाली बात होती है। लेकिन ऊपरी स्तरों पर बैंक निफ्टी को रुक कर चलना है। असली एक्शन बैंक निफ्टी में तब होगा या तो 27,500 के पार टिके और टिक गए तो डिम्पी फिर 200-250 पॉइंट बढ़ना है फिर बैंक निफ्टी को। फिर बैंक निफ्टी 27,500 के पार निकलेगा तो 27,750 का पिछली बार के टाइम जो हाई बनाया था वहां फिर से जाने की कोशिश करेगा। 27,000 को तोड़ा तो 26,800 आने की तैयारी हो सकती है। लेकिन ऐसा लग रहा है 27,000 27,500 की रेंज में वक्त बिता देगा बैंक निफ्टी भी। बड़ा कुछ होने की संभावना कम दिख रही है। ठीक है, अब आज के सेक्टर्स पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों। सेक्टर्स में बहुत ज्यादा ऐसा कुछ दिख नहीं रहा, लेकिन हाँ आईटी थोड़ा पॉजिटिव रह सकता है मुझे लग रहा है। बैंक्स हल्की मजबूती दिखा सकते हैं। बैंक्स बाय ऑन डिप हो रहा है, आईटी बाय ऑन डिप हो रहा है, ये दिख रहा है। नेगेटिव साइड पे मैंने थोड़ा फार्मा रखा है। सिप्ला के रिजल्ट्स हैं, लुपिन के रिजल्ट्स हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट शायद ना आए। डॉक्टर रेड्डीज भी कल चल गया, हो सकता है ऊपरी स्तरों पर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आए। तो फार्मा में बहुत ज्यादा मतलब तेजी आज नहीं करनी है, ऊपरी स्तरों पर प्रॉफिट बुकिंग करनी है। ठीक है, इस बीच अब आते हैं सीधा रिजल्ट्स के एनालिसिस पे, क्योंकि नतीजे अभी भी काफी आ रहे हैं और उसमें पहला रिजल्ट का शेयर एक आईटी कंपनी है। उसको मैंने चेंज करके उसको मैंने स्टॉक ऑफ द डे में कर दिया है, टेक महिंद्रा। ठीक है, तो फिर स्टॉक ऑफ द डे का बिगुली बजा लेते हैं। तो आज का स्टॉक ऑफ द डे और डिम्पी उसके साथ स्टॉक ऑफ द डे आज आपको दो मिल गए हैं। हाँ, अब दो। पहला है टेक महिंद्रा। टेक महिंद्रा में मुझे लगता है कि जो स्ट्रॉन्ग डॉलर रेवेन्यू ग्रोथ आई है वो मजबूती का काम करेगी, उसके लिहाज से आपको यहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए। वैसे जो टेक महिंद्रा की फ्यूचर्स की रेंज निकल कर आती है वो 730 से 770 आती है। 750-52 के आसपास मेरे ख्याल से फ्यूचर्स बंद हुए हैं। बाजार को अंदाजा था नतीजे अच्छे आएंगे, तो मुझे लगता है नतीजे अच्छे आए, जो आने की उम्मीद है वो रहेगा ही। उस हिसाब से आपको 740 के आसपास, 750 के आसपास का स्टॉक, 750 इसका स्पॉट बंद हुआ है और 762 इसका फ्यूचर बंद हुआ है, तो है 11 रुपए का प्रीमियम है। अच्छा, फ्यूचर 11 रुपए का प्रीमियम है। हाँ, ओके, 762 बंद हुआ है तो फिर 750 का स्टॉप लॉस लगा लेना चाहिए। ठीक है, और मेरे ख्याल से अगर स्टॉक चल गया तो 3-4% भी चल सकता, तो मिनिमम 770। तो ये 770 के ऊपर निकलने के बाद इसमें फ्रेश खरीदारी करनी चाहिए और वहां पर मुझे लगता है फिर 20-25 रुपए की और जगह बन सकती है, जो हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट से पूछ लेंगे। लेकिन स्टॉक में मजबूती बन सकती है, इसमें कोई डाउट नहीं। ठीक है, फिर आज लगे हाथ दूसरा शेयर भी जो स्टॉक ऑफ द डे के अंदर है वो भी स्टॉक ऑफ द डे में दूसरा स्टॉक है ये टाटा केमिकल। इसका फ्यूचर बेचने की राय है। ठीक है, तो टाटा केमिकल के फ्यूचर में बेचने की राय इसलिए कि नतीजे जो आए वो बेहद खराब है, कमजोर है। ऑपरेशनल परफॉर्मेंस, मार्जिन, मुनाफा जो सारे के सारे हैं, मतलब जिस तरह के आए मुझे बड़ा सरप्राइज है एग्जैक्टली। लेकिन जो दिक्कत वही हो रही है, केमिकल कंपनियों के रिजल्ट उतने बढ़िया आ नहीं रहे। एसआरएफ के रिजल्ट भी खराब थे, स्टॉक गिरे नहीं गिरे वो एक अलग बात हो जाती है, लेकिन रिजल्ट तो खराब थे। लेकिन कल गैप के साथ वापस आ गए थे, वापस नीचे आए, तुरंत ही 60 रुपए ऊपर से नीचे आया, फिर वापस बढ़ा, वो ऐसे ही चलेगा। लेकिन कुल मिलाकर टाटा केमिकल के जो फ्यूचर नतीजे हैं वो कमजोर है। 650 के स्टॉप लॉस से आपको बिकवाली करनी चाहिए। 635, 625 और 620 तीन टारगेट है। थोड़ा एग्रेसिव है टारगेट, एग्रेसिव है, 4-5% निकल सकता है टाटा केमिकल, ऐसा लगता है। बाकी देखिए क्या होता है। कल जुबिलेंट फूडवर्क को लेकर भी काफी उथल पुथल रही जी। बीच में ये बताया गया कि पेरेंट कंपनी इनसे कुछ रॉयल्टी लेना चाहती है। 24 घंटे नहीं बीते थे, आज क्लैरिफिकेशन भी आ गया। इसको हम नजर है, इसको आज हमने रखा है आज का हीरो में, नजर तो है ना? नजर बिल्कुल है। और इस पे वैसे मैं एक चीज यहाँ पर विश्लेषण के तौर पे कह सकता हूँ कि ये जो कुछ भी किया है, इसको स्टॉक को हम आगे बताएंगे, लेकिन जो मैनेजमेंट ने किया ये मतलब कहते हैं ना कि वो बिना दिमाग लगाए कोई एक्शन करने वाली बात है, बिना सोचे समझे। पिछले 7 दिनों में या पिछले 3-4 हफ्तों में सबसे बड़ी चीज बाजार में क्या हुई है? बाजार में एक सबसे बड़ी चीज है, जहां भी गवर्नेंस इश्यू है उस गवर्नेंस इश्यू में बाजार बहुत बुरी तरह से धुलाई कर रहा है। और ऐसा नहीं है कि ये पहली और आखिरी बार हुआ है कि किसी प्रमोटर ने रॉयल्टी बढ़ाने की कोशिश की हो और बाजार ने उसकी पिटाई नहीं की। जब लीवर और मारुति सुजुकी जैसे शेयर नहीं छूटे तो जुबिलेंट क्या चीज है? और जुबिलेंट को ये समझ में नहीं आता कि 70-80 के पी मल्टीपल पर ट्रेड करने वाला शेयर हूं मैं। ठीक है, आपका पिज्जा लोग खाते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी आप कुछ भी करेंगे। और ब्रांड क्या है? ब्रांड जुबिलेंट है कि डोमिनो है?
ब्रांड तो डोमिनोज है, जुबिलेंट थोड़ी है। इनको गलतफहमी क्यों है? मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं है। जो मतलब एकदम से आप गिरे और अच्छा वापस से तुरंत प्रभाव से उनका वो भी आ गया। हालांकि उसको आप अप्रिशिएट भी कर सकते हैं कि उन्होंने तुरंत ही वापस अपना फैसला ले लिया कि हम रॉयल्टी नहीं बढ़ाएंगे, इसके बजाय डिविडेंड ज्यादा देने पर विचार करेंगे। इसमें दो चीजें हैं, एक सबक सरकार के लिए भी है कि क्यों डिविडेंड पर जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, जो डिविडेंड को टैक्सेबल कर दिया, उसके चक्कर में अब प्रमोटर्स डिविडेंड लेने के बजाय दूसरे तरीके ढूंढते हैं, बायबैक कर रहे हैं या इस तरह से रॉयल्टी लगाने के बारे में सोचते हैं। डिविडेंड को टैक्सेबल हटाना चाहिए। जो किया है कि 1 लाख आपका 10 लाख से ज्यादा डिविडेंड है अगर तो टैक्सेबल होगा, और वो नुकसान खाली प्रमोटर को पहुंच रहा है। तो इसमें रिटेल इन्वेस्टर्स को भी नुकसान है, डिविडेंड पे आउट कम हो जाता है, वो सरकार के लिए है। लेकिन प्रोमोटर्स के लिए बेहद साफ है कि इस तरह का बड़ा डिसीजन, मतलब मैं समझ नहीं सकता हूं कि जुबिलेंट जैसी कंपनी ये सोचे कि हमें पता नहीं था कि इन्वेस्टर्स इस तरह से रिएक्ट करेंगे। मतलब आप में हर आदमी ये समझ सकता है, मतलब कोई भी छोटे से छोटा एनालिस्ट है वो भी उसको भी मालूम कि आप जुबिलेंट नाम की अगर रॉयल्टी मांगेंगे कौन देगा भाई। डोमिनोज रॉयल्टी मांगे तो समझ में आता है कि हाँ भाई डोमिनोज तो ब्रांड है। अब उनको लगता है जुबिलेंट ब्रांड है, होगी भी, लेकिन आप ऐसे रॉयल्टी थोड़ी ले सकते हैं। प्रॉब्लम एक और चीज है जो सुमित हमें वो कल कैलकुलेट करके बताया। सुमित रॉयल्टी कितना बनता है अगर रॉयल्टी लेते 1/4% 7-8 करोड़ रुपए जी, 7 करोड़ रुपए मुनाफे में, खाली मुनाफे में से 7-8 करोड़ कम होता है, बड़ी चीज नहीं है। मतलब किसका दिमाग है कि 8 करोड़ रुपए कंपनी में से निकालने के लिए आप इतना नुकसान करते हैं। अब वापस क्या होगा? कल सबसे बड़ी तकलीफ क्या है, जिन लोगों ने तेजी की पोजीशन बना रखी कल उनके तो सबके स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गए, उनका तो नुकसान हो गया। अब आज वापस ऊपर खुल जाएगा, उसकी भरपाई कौन करेगा? कल कह रहे हैं कि 1200 करोड़ रुपए की मार्केट कैपिटल साफ हो गई, 7 करोड़ के चक्कर में। यही तो मैं बोलता हूँ, कौन एडवाइजर हैं ऐसे प्रोमोटर्स के? आप एमएनसी कंपनी के साथ, डोमिनोज के साथ कारोबार कर रहे हैं, कम से कम अच्छे लोग रखिए। मतलब कई बार वो मतलब ये और स्पेशली जब बाजार का मूड ही ऐसा है क्या गवर्नेंस वाले इश्यूज पे, मतलब छोटी चीज पे बड़ी पिटाई है। चाहे कोई वेदांता ले लें, कोई और ले लें, सबका, चाहे सन फार्मा ले लें, तो फिर जब उनको निफ्टी की कंपनियों को नहीं छोड़ रहा है मार्केट, तो जुबिलेंट को कैसे छोड़ेगा? बस सच भी है कि लेकिन सब लोग एक चीज मैं कहता हूँ, ये जो इन्होंने किया वापस कदम लिया, अच्छी बात है, लेकिन इसके दम पर इनकी प्रीमियम जो मिलती है जी, वैल्यूएशन प्रीमियम, वो कम होगी। अब आपको हमेशा बैक ऑफ द माइंड रहेगा प्रोमोटर को पैसा तो नहीं चाहिए कंपनी से, तो वो चीज अब दिक्कत आने वाली। तो अब 70 का पी मल्टीपल चलता होगा तो 65-60 का ही हो जाएगा, उतना तो आपको वैल्यूएशन कम करना ही पड़ेगा। ठीक है, ये एनालिसिस तो आपके सामने खैर है ही है, लेकिन इसके बारे में हम चर्चा भी करेंगे क्योंकि आज 9 बजे वापस से डिस्कस होने वाला शेयर होगा। खैर इस बीच रिसर्च टीम मेरी पूरी जुड़ चुकी है, एक बार जरा उनसे समझ लेते हैं क्योंकि रिजल्ट्स बहुत सारे हैं, इसलिए रजत और संदीप ने बेड़ा उठा लिया कि आपको रिजल्ट फटाफट से बताते चलेंगे। सुमित खबरों वाले शेयर बताएंगे, दिवांशी आपको ब्रोकिंग हाउसेज की रिपोर्ट बताएंगी। तो रजत कीजिए आप शुरुआत। बिल्कुल, जो नतीजे आने वाले हैं निफ्टी में उसमें अदानी पोर्ट्स और साथ साथ सिप्ला, ये 2 नतीजों पे आज हमारा फोकस होगा। आज इन कंपनियों के नतीजे, इसके अलावा एफएनओ की तो सूची लंबी है, 12 कंपनियां जो ऐसी हैं जो नतीजे पेश कर रही हैं, जिसमें अरविंद, अदानी एंटरप्राइजेस, सीमेंस, मुथूट फाइनेंस और साथ साथ आईजीएल, अदानी पार, इलाहाबाद बैंक जैसी कंपनियों के नतीजे हैं। इसके अलावा सीजी पार, कमिंस, ल्यूपिन और मन्नापुरम फाइनेंस, पीटीसी जैसी कंपनियां जो है वो नतीजे देने जा रही हैं। इसके अलावा ग्रेफाइट इंडिया, गेटवे डिस्ट्रीपार्क्स, एस्ट्राजेनेका और मैंगलोर केमिकल, इन कंपनियों के भी नतीजों पे आज फोकस रहेगा कैश सेगमेंट पे। लेकिन जो नतीजे आए हैं उसमें एचपीसीएल को क्लोजली ट्रैक कर रहे हैं क्योंकि यहां पर हम घाटा एक्सपेक्ट कर रहे थे, 216 करोड़ का घाटा एक्सपेक्ट कर रहे थे। फिगर आई है मुनाफे की, 248 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने पोस्ट किया है, जो कि 77% बढ़ा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। और इनका जीआरएम इंप्रूव हो गया, $5.17 प्रति बैरल का जीआरएम इस कंपनी ने पोस्ट किया, जिसके कारण यहां पर मुनाफे के फिगर इस कंपनी ने दर्ज किया है। हालांकि कामकाजी मुनाफा घटा है 54% और इनका जो मार्जिन है उसमें गिरावट देखने को मिली, 1.33% के EBITDA मार्जिन कंपनी ने पोस्ट किए। लेकिन मुनाफे की फिगर आना ही अपने आप में बड़ी बात है। डीएलएफ मुनाफे की फिगर 335 करोड़ आई है। अगर आप इसको सालाना आधार पर देखेंगे तो 92% का ड्रॉप है, लेकिन पिछले साल लगभग 85-70 करोड़ का इनको अतिरिक्त आय हुई थी, उसको एडजस्ट करके देखना होगा। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे अगर देखें तो 10% मुनाफे की फिगर घटी है, 374 करोड़ से घटकर 335 करोड़ का मुनाफा डीएलएफ ने दर्ज किया है, 10% का ड्रॉप तिमाही दर तिमाही आधार पर। और क्वार्टर क्वार्टर बेसिस पे कामकाजी मुनाफा भी लगभग 3% घटता हुआ नजर आया है। रिलायंस इंफ्रा, इसमें मुनाफे की फिगर है 128 करोड़ का मुनाफा, यानी कि 141% का जंप। लेकिन ये जो मुनाफा है इसमें रेगुलेटरी इनकम को भी देखें एडजस्ट करके 200 करोड़ की वो है, और डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस जो है उसमें भी 67 करोड़ का आंकड़ा इस कंपनी ने दर्ज किया है। एबिटा लिहाज से, कामकाजी लिहाज से यहाँ पर मुनाफे की फिगर लगभग 20% घटी है। इनका जो एबिटा रिपोर्ट हुआ है वो 691 करोड़ का है, जो कि 20% सालाना आधार पर घटा है। तो नतीजे अच्छे नहीं है रिलायंस इंफ्रा के।
आईडीएफसी फर्स्ट बैंक मुनाफे से घाटे में आया है। इस बार जो घाटे की फिगर रिपोर्ट हुई है वो 1538 करोड़ का घाटा बैंक ने रिपोर्ट किया। हालांकि इनकी प्रोविजनिंग तिमाही दर तिमाही आधार पर घटी है, 601 करोड़ से घटकर 212 करोड़ की प्रोविजनिंग बैंक ने दर्ज की है। इनके जीएनपीए और नेट एनपीए में दोनों में ही तिमाही दर तिमाही आधार पर बढ़त देखने को मिली है। तो मिले जुले नतीजे हैं, लेकिन पॉजिटिव साइड पे समझें, क्योंकि यहाँ पर प्रोविजनिंग की फिगर्स थोड़ी यहाँ पर घटती हुई नजर आई है। इसके अलावा वी मार्ट नतीजे दमदार हैं। इस स्टॉक में आज एक्शन देखने को मिल सकता है। 37 करोड़ से बढ़कर 42 करोड़ का मुनाफा, यानी कि 13% का इजाफा। आय में लगभग 26.5% का इजाफा है। 466 करोड़ की आय रिपोर्ट हुई है। मार्जिन हल्के से ड्रॉप जरूर हुए हैं, लेकिन इसमें कामकाजी मुनाफा जो 64 करोड़ से बढ़कर 74 करोड़ के फिगर वी मार्ट ने दर्ज किया। तो नतीजे ठीक नजर आ रहे हैं इस कंपनी के। ठीक है, अब संदीप भी आपको यही बताने वाले कि किसके नतीजे खराब हैं और किसके नतीजे अच्छे हैं। संदीप बताएं आप। सुबह से शुरुआत कर रहा हूं मैं। अमूमन हम वैसे ईयर ऑन ईयर कंपेयर करते हैं, लेकिन कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का हिसाब है, जिस वजह से आप क्वार्टर नंबर्स को देखें तो आपको अच्छे नजर आएंगे। 15% इनका मुनाफा बढ़ा है, 70 करोड़ का नंबर आया है। आय में करीब 20% के आसपास की बढ़त है। वो कारोबारी मुनाफा भी करीब 13.5% के आसपास की बढ़त यहाँ पे देखने को मिल रही है। मार्जिन जरूर थोड़े से कम हुए हैं, लेकिन ओवरऑल नंबर्स अच्छे हैं, जितना अनुमान था उससे बेटर साइड पे ही हैं। ब्रिगेड एंटरप्राइजेस नंबर्स मिले जुले हैं। इनका जो मुनाफा है फ्लैट है, 49 करोड़ के आसपास का ही रहा है। आय जरूर 62% बढ़ी है, लेकिन कारोबारी मुनाफा देखिए महज 11% के आसपास की बढ़त यहाँ पे आई है। और मार्जिन इनके कमजोर हैं। 37.5% का मार्जिन जो था वो घटकर अब 25.6% के आसपास का है। इनके खर्चे बड़े हैं और एक लैंड परचेज कॉस्ट भी है 498 करोड़ का, जिसका नंबर्स के ऊपर इस बार इंपैक्ट देखने को मिला है। टॉरेंट पावर, इसके नंबर्स भी मिले जुले हैं। जो मुनाफा है वो 15.5% बढ़ा है। आय हालांकि 18.5% के आसपास की ग्रोथ दर्ज करी है, लेकिन कारोबारी मुनाफा देखिए गिरा है, 7.5% के आसपास की कमजोरी आई है। और यहाँ पे भी मार्जिन टूटते हुए दिखे हैं। करीब 29% के आसपास के मार्जिन थे, वो घटकर 22.5% के आसपास के हैं। तो मार्जिन फ्रंट पे जरूर थोड़ी सी निराशा देखने को मिली है। फ्यूचर एंटरप्राइजेस, इसके नंबर्स अनुमान के मुताबिक है। अगर आप मुनाफा देखें ऑन द फेस ऑफ इट आपको 99% का ड्रॉप नजर आएगा। महज 1 करोड़ का मुनाफा है, लेकिन इसमें अदर इनकम का फैक्टर है। जो अन्य आय है वो पिछले साल के मुकाबले 117 करोड़ रुपए घटी है। बाकी आय 2% बढ़ी है और कारोबारी मुनाफा भी करीब 21% के आसपास की ग्रोथ दर्ज की गई है। यहाँ पे सुवेन लाइफ साइंसेस, ये नंबर्स खराब हैं। देखिए इनका मुनाफा जो है 29% गिरा है। आय में भी 21% से ज्यादा का ड्रॉप है। कारोबारी मुनाफा करीब 29% गिरा है। और EBITDA मार्जिन्स भी देखिए जो 31% के पार के थे वो घटकर 28% के भी नीचे आ गए। तो ये एक डिसअपॉइंटमेंट जरूर आज के लिए है। लेकिन आदित्य बिरला कैपिटल, जिसे आप एबी कैपिटल के नाम से भी जानते हैं, यहाँ पे नंबर्स काफी स्ट्रांग है। 42% इनका मुनाफा बढ़ता हुआ दिखा है। जो शुद्ध ब्याज आया है उसमें भी करीब 29% के आसपास की बढ़त है। कारोबारी मुनाफा करीब 36% बढ़ा है। और EBITDA मार्जिन फ्रंट पे भी अगर आप देखें तो यहाँ पे 35% के आसपास के नंबर थे, वो 37% के हुए हैं। और नंबर्स ओवरऑल देखें तो सभी पैरामीटर्स पे अच्छे नजर आएंगे। लेकिन ब्लू स्टार आखिरी नतीजा है, लेकिन कमजोर नंबर्स कहना चाहिए। मुनाफे से ये कंपनी घाटे में आई है। 13 करोड़ का मुनाफा था, उसके सामने 1 करोड़ का घाटा इस कंपनी ने पोस्ट कर दिया है। आय जरूर 18% के आसपास बढ़ी है, लेकिन कारोबारी मुनाफा देखिए 2.5% के आसपास गिरता हुआ दिखा है। मार्जिन जो कि 4.6% के थे वो घटकर 3.8% के है। तो ब्लू स्टार के नंबर्स भी वीक नजर आ रहे हैं। ठीक है, ये नंबर्स का सिलसिला थोड़ा और भी रहेगा आगे। अगर आप नंबर से थोड़ा अक भी गए होंगे तो आपको सुमित साथ साथ खबरें भी बताएंगे, इसलिए नंबर्स और खबरें दोनों सुमित के पास है। सुमित बताएं आप। बहुत लंबी सूची डिम्पी, अभी भी कुछ नंबर्स बाकी ही चल रहे हैं। इसमें सबसे पहला नाम है एलटी फूड्स का, जहां पे नंबर्स आए हैं। मुनाफा 35 करोड़ आया, 36 करोड़ से गिरकर, और आय 1114 करोड़ आई है, 21% बढ़कर। EBITDA भी करीब करीब 28% बढ़ा है। एक चीज क्रूशियल है कंपनी की, जो अदर इनकम है वो 18 करोड़ से गिरकर सीधे 2 करोड़ आई है। अदर इनकम इतनी स्ट्रांगली गिरी है, उसके बावजूद कंपनी के मुनाफे में बहुत इंपैक्ट नहीं आया है, मतलब गिरा नहीं है मुनाफा, इसलिए शायद नंबर अच्छे साइड पे इसे काउंट किया जा सकता है। प्रताप स्नैक्स के नंबर आए हैं। इस तिमाही में मुनाफा करीब 29% गिरा है, आय 18% बढ़ी है। एक ही वजह है, इनकी डेप्रिसिएशन कॉस्ट जो है वो बहुत स्ट्रांगली बढ़ी है। शायद नया प्लांट जो है उस पर कंपनी जो है वो कामकाज कर रही है, जिसकी वजह से भी कंपनी अपने फंड को यूटिलाइज करी, जो कि आईपीओ में उठाए गए थे। इसी लिहाज से कंपनी के मुनाफे में इतना डेंट दिख रहा है, लेकिन अदरवाइज आय 18% बढ़ी है। ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस भी करीब 4 से 5% ऑपरेटिंग मुनाफा बढ़ा है। और अन्य आय जो है वो 2 करोड़ के आसपास गिरी है, इसलिए इन लाइन ही कह सकते हैं, बहुत ज्यादा यहाँ पे फायरवर्क नहीं है। यूनाइटेड बैंक, इस बैंक के नंबर्स और खराब हो गए। 1140 करोड़ रुपए घाटा आया है, 600 करोड़ रुपए से बढ़कर। और एनआई 3% बढ़ा है। ग्रॉस एनपीए 21% के आसपास है, जो कि 22% से गिरा है। और नेट एनपीए भी स्लाइटली गिरा है। लेकिन जो घाटे का सिलसिला है ये शायद 5वीं या 6ठी तिमाही है जबकि इस बैंक ने लगातार घाटा पोस्ट किया है। उषा मार्टिन के नंबर्स अच्छे दिखाई पड़ रहे हैं। आय फ्रंट पर करीब 615 करोड़ रुपए आय आई है, जो कि 24% बढ़ी है।
ऑपरेटिंग मुनाफा करीब 22 से 23% बढ़ा है और मुनाफा जो घाटा है वो 112 करोड़ से घटकर अब सीधे 37 करोड़ रुपए हो गया है। तो घाटा घटा है और ऑपरेटिंग नंबर्स थोड़े से इंप्रूव हुए हैं। तो उषा मार्टिन में शायद थोड़ा बेटर साइड पे परफॉर्मेंस रहे। HCL इन्फो जहां पे नंबर्स इन लाइन है, घाटा ही आया है इस बार भी 30 करोड़ रुपए के आसपास, जो कि 33 करोड़ से घटा है। ऑपरेटिंग घाटा भी है, 26 करोड़ से घाटा घटकर 20 करोड़ रुपए के आसपास आया है और आय भी 3% के आसपास बढ़ी है। आखिरी नंबर जो मेरे पास है वो है जैकॉप का। नंबर्स इन लाइन ही कह सकते हैं क्योंकि वीक साइड पे नंबर्स हैं। 4 करोड़ रुपए के आसपास कंपनी का मुनाफा आया है। आय 150 करोड़ है जो कि 2% बढ़ी है इस तिमाही में। ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस 1% के आसपास इनका ऑपरेटिंग मार्जिन गिरा है और ऑपरेटिंग मुनाफा जो है वो भी करीब 15% के आसपास गिरा है। तो वीक नंबर का अनुमान था और वीक ही नंबर आते हुए दिखाई पड़े हैं। खबरों की बात करें तो पहली चीज आज कैबिनेट की बैठक है। 20,000 करोड़ रुपए चीनी कंपनियों का बकाया है और शायद चीनी मिलों को 6,000 करोड़ रुपए के आसपास एक सॉफ्ट लोन जो है उसको देने के ऊपर कुछ विचार हो सकता है। तो पूरे शुगर स्पेस पे आप नजर रखें, शायद बजिंग रहे स्पेस। और अभी कुछ देर पहले क्लास 8 ट्रक की बिक्री के आंकड़े आए हैं। इस बिक्री के आंकड़ों में 68% के आसपास ये बिक्री गिरी है YOY बेसिस पर। मंथो मंथ बेसिस पे 26% गिरी है। ये 5वां महीना है जबकि जो क्लास 8 ट्रक की बिक्री है उसमें गिरावट लगातार देखने को मिल रही है। सितंबर में पीक बना था और वहां से लगातार टूटता आ रहा है। तो भारत फोर्ज, रामकृष्ण फोर्जिंग, GNA XL, इस तरह की कंपनियों के ऊपर आप नजर रख सकते हैं। ठीक है, ये कुछ एक खबरें भी हैं, साथ ही साथ नतीजे भी हैं। सुमित आपको बता रहे थे क्या अच्छा क्या बुरा है। दिवांशी, आप पहले जरा जुबिलेंट फूडवर्क के बारे में बताएं, उस पर रिपोर्ट क्या है, फिर सारी रिपोर्ट एक बार सारी बता दीजिएगा। बिल्कुल, आज जुबिलेंट फूड इंटरेस्टिंग है क्योंकि 3 चीजें यहाँ पे सारे ब्रोकरेज हाउसेस कह रहे हैं। एक सबसे बड़ी राहत की बात है कि यहाँ पे डाउनवर्ड रेटिंग नहीं हुई है। अगर रॉयल्टी पेमेंट या रॉयल्टी चार्जेस लगाते तो एक डाउनवर्ड री रेटिंग हो सकती थी जुबिलेंट फूड की, लेकिन वो एक रिलीफ की बात है इन्वेस्टर्स के लिए। दूसरी बात, अब वो कह रहे हैं कि डिविडेंड अब ज्यादा उनको देना पड़ेगा, डिविडेंड पे आउट करना एक पॉजिटिव हो सकता है स्टॉक के लिए। और तीसरी, सीएलए से यहाँ पे ये मानता है कि जो इंटेंट है या क्या चाहते हैं ये प्रमोटर्स, इस पे अब थोड़े से सवाल उठते हुए दिख सकते हैं। ये 3 चीजें जिस पे फोकस है और किसी भी ब्रोकिंग हाउसेस ने अपने जो लक्ष्य है या रेटिंग है वो यहाँ से घटाई नहीं है। लक्ष्य भी बरकरार रखे और रेटिंग भी यहाँ पे बरकरार रखे उन्होंने। ठीक है, इसके अलावा दूसरी रिपोर्ट्स क्या है? बिल्कुल, आज सबसे पहले तो एसीसी पर नजर रखेंगे क्योंकि जिस तरह से नतीजे आए वो थोड़े से खराब यहाँ पे नतीजे आए थे। वॉल्यूम्स यहाँ पे थोड़े से गिरकर आते हुए दिखे थे, रियलाइजेशंस थोड़े से नरम आते हुए दिखे थे। लेकिन ब्रोकिंग हाउसेस यहाँ पे मानते कि आने वाली जो तिमाही है वो थोड़ी सी बेहतर आ सकती है। आने वाला साल यहाँ पे नेट रियलाइजेशंस थोड़े से बेहतर आते हुए दिख सकते हैं और प्राइजेस थोड़ी सी बढ़ सकती है। डिमांड में थोड़ा सा सुधार आ सकता है। इसी के चलते उन्होंने अपने जो लक्ष्य है वो भी बरकरार रखे। नोमुरा ने सिर्फ अपने लक्ष्य घटा दिए हैं, 1900 से घटाकर 1700 किए हैं। इसके अलावा मैक्वारी, मॉर्गन स्टैनली, उन्होंने ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है। इसके अलावा आज BHL की बात करें तो नतीजे काफी खराब रहे हैं और सीएलएसए ने अपने लक्ष्य भी घटा दिए। 30 रुपए से 86 से घटाकर 56 तक का लक्ष्य वो अब दे रहे हैं और बिकवाली की जो राय है उसको बरकरार रखा है। टेक महिंद्रा, आज इस पे फोकस रहेगा क्योंकि नतीजे भी काफी बेहतर आते हुए दिखे थे। टेलीकॉम सेगमेंट काफी पॉजिटिव दिख रहा है अब उनको और साथ ही यहाँ पे सीएलएसए और क्रेडिट स्विस दोनों ने अपने लक्ष्य बढ़ा दिए हैं। क्रेडिट स्विस ने 950 तक के लक्ष्य दिए। सीएलएसए आउट परफॉर्मेंस की रेटिंग के साथ अब 810 तक के लक्ष्य दे रहा है जो पहले 720 था। और वो मान रहे हैं कि मैनेजमेंट की कमेंट्री भी काफी पॉजिटिव है। आने वाले टाइम में अगर मार्जिन सरप्राइज भी नहीं करते तो भी यहाँ पे जो वैल्यूएशन से काफी आकर्षक दिख रहे हैं। साथ ही भारती एयरटेल, अपोलो टायर, दोनों कंपनीज पर क्रेडिट स्विस ने अपने लक्ष्य घटा दिए हैं। भारतीय एयरटेल पर वो मान रहे हैं कि भारत में कैश फ्लो पर दबाव अभी भी बना रहेगा। इसी के चलते ईपीएस का अनुमान घटाया है, 355 से घटाकर 320 तक के लक्ष्य दे रहे हैं। अपोलो टायर में भी अपना लक्ष्य घटा दिया है। यहाँ पे वॉल्यूम्स और मार्जिन्स में दबाव दिखेगा और गोदरेज एग्रोवेट पे उन्होंने अपने लक्ष्य घटा दिया। और आखिर में आज मेरिको पर फोकस करना चाहिए। मैक्वारी और सीएलएसए दोनों मान के चल रहे हैं कि यहाँ पे वैल्यू एडेड सेगमेंट में जो ऑयल सेगमेंट है यहाँ पे हमें आगे अच्छी बढ़त देखने को मिल सकती है, लेकिन लक्ष्य यहाँ पे बरकरार रखा है। ओके, तो सबसे बढ़िया रिपोर्ट अगर कहीं है तो वो टेक महिंद्रा पर सीएलएसए का बढ़िया अपग्रेड है, 720 से 810। क्रेडिट स्विस 925 से 950। क्रेडिट स्विस का अच्छा है, 25 रुपए 950 का 950। ओके, तो सबका ये एक आउट अच्छी परफॉर्मेंस है और बाई है। हाँ, सबका किसी ने कम नहीं किया है, सबने बढ़ाया है। चलिए आइए, तो इस स्टॉक पर रखिएगा नजर और रिजल्ट भी दमदार आए हैं। लेकिन आइए शुभम जी से करते हैं बातचीत, मुलाकात। शुभम जी, स्टॉक्स की लिस्ट बताइए, सब खरीदने वाले हैं ना? बिल्कुल, आज तो शॉर्ट नहीं लाया हो? नहीं आज हाँ, शॉर्ट चलो बढ़िया, ये काम से बताइए। अनिल जी, अगर ऐसे बाजार को ओवरऑल देखेंगे तो जब से ये लास्ट एक्सपायरी कंप्लीट हुआ है उसके बाद से बाजार का रुख कंप्लीटली बदल चुका है। बिकॉज डेरिवेटिव आंकड़ों के हिसाब से काफी यहाँ पे लॉन्ग बिल्टअप है ओवरऑल स्टॉक्स में। तो मुझे लग रहा है कि अब यहाँ से आज जो 11,000 का स्तर फिर से रिटेस्ट करने वाला है
तो हो सकता है कि अगर उसके पार निकलने में सफल हो जाए तो एक बड़ी तेजी निफ्टी में देखने को मिले। तो फिलहाल 2 बाई कॉल है और दोनों ही ऑप्शन के थ्रू ट्रेड करने की रणनीति है। पहला बाई कॉल है इन्फोसिस पे। इन्फोसिस को अगर हम देखें तो लास्ट एक्सपायरी तक थोड़े शॉर्ट्स बन रहे थे, बट ये एक्सपायरी के शुरुआत से ही यहाँ पे लॉन्ग काफी बिल्ट होता हुआ दिख रहा है और 3 दिन से कंसोलिडेशन में, और मुझे लगता है कि कंसोलिडेशन मैच्योर हो चुका है फॉर द ब्रेकआउट। तो 770 का कॉल ऑप्शन इन्फोसिस का खरीदने की सलाह है। 20 रुपए के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस होगा 8 रुपए का। और दूसरा कॉल है डाबर पे। अगेन अगर हम ये पूरे सेक्टर को देखें तो पूरा सेक्टर में लॉन्ग बिल्ट होता हुआ दिख रहा है और काफी पॉजिटिव लग रहा है ये पूरा का पूरा सेक्टर। और डाबर को स्पेसिफिकली देखें तो थोड़े दिन पहले एक ब्रेकआउट हुआ था और उसके बाद यहाँ पे थोड़ा कंटिन्यूड लॉन्ग आता हुआ दिख रहा है। तो 460 का कॉल ऑप्शन को खरीदने की सलाह है डाबर पे। 18 रुपए के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस होगा 5 रुपए का। ठीक है, इन्फोसिस है, डाबर है, 2 आपकी लिस्ट में है। दोनों ही कहीं ना कहीं मार्केट के भी प्ले अच्छे हैं, है जैन। एक तो आईटी पे तो आज हम बात कर ही रहे थे कि सेक्टर ही चलने वाला है। अब चलते हैं दिल्ली। विजय चोपड़ा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कुणाल जी बंसल जी भी दिल्ली से ही हमारे साथ जुड़े हैं। चोपड़ा साहब गुड मॉर्निंग। पहले तो आपसे आज के इन्वेस्टमेंट वाले शेयर, जब हम 11,000 पे खड़े हो तब तो थोड़ा और भी मुश्किल हो जाता है इस तरह का चुनाव करना कि शेयर बेहतर कौन से है। चोपड़ा साहब के लिए आसान है। हाँ, उनके लिए तो हम सब के लिए तो बड़ा मुश्किल है कि क्या पूछे और क्या ना पूछे। चोपड़ा साहब बताइए आप। गुड मॉर्निंग अनिल जी, मॉर्निंग जी। बिल्कुल आपकी बात सही है। इस समय जहां पर मार्केट ट्रेड कर रहे हैं बहुत कठिन हो गया है कोई भी स्टॉक पिकिंग करना, क्योंकि हमने लार्ज कैप में भी डिस्ट्रक्शन देखा है और जिस तरीके के डाउनग्रेड्स आ रहे हैं। मूडीज ने एयरटेल को जंक रेटिंग दे दिया है, तो ये एक बहुत भयावह सी बात है। जो कि AAA रेटेड कंपनीज थी वो आज जंक की कैटेगरी में इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसीज कह रही हैं। तो दिस इज समथिंग वेरी स्केरी। बट फिर भी मैं 2 स्टॉक्स आज रिकमेंड करना चाहूंगा। एक टेक्नोलॉजी स्पेस से है और दूसरा FMCG का दिग्गज है माइंडट्री। मुझे अच्छा लगता है। करीब 887 के स्तर पे कल बंद हुआ था। इसको 900 और 910 के टारगेट के लिए खरीदा जा सकता है और एक 870 का स्टॉप लॉस अवश्य रखें। दूसरा स्टॉक है हिंदुस्तान यूनिलीवर। काफी अच्छी कंसोलिडेशन दिख रही है स्टॉक में और रिजल्ट्स भी ठीक ही थे। 821 के स्तर पे कल ये क्लोजिंग दिया था। मुझे लगता है 1821 पे क्लोजिंग दिया था, तो 1850 और के स्तर के लिए इसको खरीदा जा सकता है और 1800 का स्टॉप लॉस जरूर रखें। तो HUL हो गया और दूसरा माइंडट्री है। एक IT का है और दूसरा FMCG का है। शुभम का भी ऐसा है, एक IT का है इन्फोसिस, दूसरा एक FMCG का डाबर है। कुणाल जी गुड मॉर्निंग। आपकी लिस्ट में भी कोई IT कंपनी है क्या आज? गुड मॉर्निंग डिम्पी, गुड मॉर्निंग अनिल जी। Morning, sir. 2 काउंटर्स हैं मेरी लिस्ट में और दोनों काउंटर्स पे मैं पहले भी खरीदारी की राय दे चुका हूं। सबसे पहले UPL, जिसकी बात कल मैंने और राकेश जी ने की थी और हमने चार्ट कॉर्नर पे इस पे खरीदारी की राय दी थी। कल ये काउंटर अपने डे हाई पर बंद हुआ और एक बड़ा ब्रेकआउट देकर के बंद हुआ। मुझे लगता है कि UPL डेफिनेटली बाय करना चाहिए। 825, 835 के टारगेट हैं और 790 रुपए पर स्टॉप लॉस रखकर UPL लेना चाहिए। और खरीदारी की राय है हेवल्स पर, जिसपे मैंने 2 दिन पहले खरीदारी की राय दी थी और हेवल्स कल कुछ ट्रेड में सुस्त था। मुझे लगता है कि आज इसमें दोबारा तेजी बनेगी। इस काउंटर को बाय करें 720 के स्टॉप लॉस से। 745 पहला और 765 दूसरा टारगेट होगा हेवल्स के लिए। तो ये है आपके लिए UPL और हेवल्स 2 कंपनियां खरीदने की राय। बंसल जी आपकी लिस्ट में क्या क्या है? सारे खरीदारी वाले? गुड मॉर्निंग अनिल जी। अनिल जी, मैंने आपको बिल्कुल निराश नहीं करा। मेरी 3 पिक्स हैं और तीनों बिकवाली की हैं। हाँ? बताइए सर। अनिल जी, पहले तो CG पावर, जिसको कल भी मैंने चलते चलते रिकमेंड किया था और जिन स्तरों पर रिकमेंड किया था वहां से भी 1 रुपए नीचे बंद हुआ है। इन स्तरों पर भी बेचने की राय है। 34.25 का एक स्टॉप लॉस लगाएं। 26 की तरफ ये स्टॉक जा रहा है। इरिस्पेक्टिव निफ्टी 11,000 जाए, 11,200 जाए, CG पावर का टेक्निकल रुझान खराब है, उछाल पे बेचें। दूसरा अनिल जी, NHPC, जिसका जिक्र भी कल हमने किया था, इसके 8 तारीख को नतीजे हैं और नतीजों से पहले टेक्निकल रुझान काफी खराब है। मार्केट की रैली को यूज करें NHPC को बेचने के लिए। 25 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएं, 22 रुपए का लक्ष्य। REC, जिसपे कल आशु मदान जी ने भी बिकवाली की राय दी थी, इसके भी नतीजे हैं 8 तारीख को। नतीजों से पहले इसके अंदर एक ब्रेकडाउन देखने को मिला है। 122 का स्टॉप लॉस, 110 के लक्ष्य के लिए इसको बेचें। ऐसा नहीं अनिल जी मैं मंदी में हूं, मैंने TCS, इन्फोसिस, टाइटन ये सब रिकमेंड करें और आज दोपहर को मोस्ट प्रोबेबली एक स्टॉक इंडेक्स का स्टॉक रिकमेंड करूंगा और वो बेस्टेस्ट एवर स्टॉक होगा, जो कि CLSA के
टेक महिंद्रा को भी बीट करेगा। तो जिनको भी कहीं नुकसान हुआ है वो वेट करें दोपहर का। और उस स्टॉक में मुझे लग रहा है आज एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। इंडेक्स का निफ्टी का पार्ट है, उसके अंदर एक बड़ा ब्रेकआउट होता है तो उसको मिस नहीं करना चाहिए। तो जुड़े रहें जी बिजनेस के साथ। वाह सही है बिल्कुल। तब पहले अपनी मंदी के सारे कॉल्स भी इन्होंने जस्टिफाई कर दिए। और वैसे भी देखो गैप से खुलेगा तो बंसल जी के लिए बेचना तो ज्यादा इजी है, जितना ऊपर में बेचेंगे उतना बेहतर है। तो 3 मंदी के कॉल भी आए, बड़ा इंटरेस्टिंग मुकाबला होने वाला है आज। चलिए देखेंगे। आइए अब स्टॉक्स पर करते हैं फोकस। कुणाल जी, डीएलएफ रिजल्ट्स ढीले से ही दिख रहे हैं, बहुत दमदार तो है नहीं। स्टॉक पर क्या एक्शन होगा, चार्ट देखकर बताइए, रेंज बताइए। देखिए अनिल जी, कल की जो बंदी है डीएलएफ में 160 रुपए पे कल फ्यूचर्स पे बंद हुआ और 160 के आसपास ही इस काउंटर के लिए बड़ा सपोर्ट है। तो बिल्कुल सपोर्ट के आसपास ही काउंटर बंद होता दिख रहा है। मुझे लगता है कि अगर आज रिजल्ट थोड़े खराब हैं, हो सकता है थोड़ा नीचे खुले, लेकिन जब तक ये 155-56 के लेवल्स को न तोड़े तब तक नया शॉर्ट पोजीशन नहीं बनानी चाहिए। इनफैक्ट जिनके पास शॉर्ट की पोजीशन है और जो मुनाफे में है, उनको एक बार के लिए शॉर्ट से मेरी एग्जिट करने की राय रहेगी। मुझे लगता है ये काउंटर एक बार के लिए पुल बैक दे सकता है। ठीक है शुभम, रिलायंस इंफ्रा, इसके नतीजे वीक हैं क्योंकि इसका मार्जिन घट गया, इसका कामकाजी मुनाफा घट गया। हाँ, मुनाफा इन्होंने ठीक ठाक ग्रोथ दिखाई है, वो 141 करोड़ रुपए की है, क्योंकि कुछ डिस्काउंट भी कर रखा था 67 करोड़ का, जो एकदम इनकी बुक्स में आ गया। आप जरा देख के बताएं, वैसे नंबर्स खराब है। डिम्पी, ये परपेचुअल शॉर्ट कैंडिडेट ही है, तो कोई यहाँ पे कोई बड़ा रिवाइवल तो मुझे नहीं लगता है होने वाला है। और हमने देखा बहुत सारे स्टॉक्स में किस तरह से जो लॉन्ग टर्म डाउन ट्रेंड वाले स्टॉक्स थे उसमें किस तरह से पिटाई हुई है। तो मेरा तो बहुत क्लियर रिकमेंडेशन होगा कि ऐसे स्टॉक से निकल जाना चाहिए। और अगर कोई यहाँ पे उछाल मिलता है 240 या 245 के बीच में, तो वहाँ पे शॉर्ट भी किया जा सकता है। ओवरऑल अगर हम देखें तो अब 260 का लेवल बहुत स्टिफ रेजिस्टेंस है, जिसके पार निकल पाना डिफिकल्ट होगा स्टॉक के लिए। और डाउन साइड तो पूरा ओपन है, बट फिर भी एक अगर हम ट्रेडिंग टारगेट लेते हैं तो 210 या 205 तक के भी लेवल नीचे आते हुए दिखेंगे। ओके, एचपीसीएल जरा इस पर राय दीजिए चोपड़ा साहब। 248 करोड़ का मुनाफा आया है, जितने खराब रिजल्ट्स की उम्मीद थी उतने खराब नहीं है। घाटे की उम्मीद थी, घाटे की उम्मीद थी, मुनाफा आ गया। जीआरएम भी ठीक है, $5 के ऊपर के हैं, तो उतने खराब तो नहीं दिख रहे हैं। ये बताइए स्टॉक में क्या हो सकता है। देखिए, 2 तरीके हैं अनिल जी इसको देखने के। एक तो फंडामेंटली अगर हम इसको देखें तो बहुत ज्यादा खराबी अब यहां से नहीं लगती। और अगर आप टेक्निकली देखें या थोड़ा सा शॉर्ट टर्म में देखें तो थोड़ा सा पेन पूरे मार्केट में ही है। और जिस तरीके से सारे की सारी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का हाल हुआ है, आईओसी, एचपीसीएल, बीपीसीएल, एमआरपीएल, जितनी भी ऑयल रिलेटेड कंपनीज हैं रिलायंस को छोड़ के, तो बहुत भयंकर तरीके से उनको पीटा गया है। बट मुझे अगर आप लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव से देखें, अगर कोई खरीदना चाहता है स्टॉक को, मैं कहूंगा कि इसमें 30-35% तक की पोजीशन अभी ली जा सकती है। बहुत ज्यादा यहां से खराब नहीं लगता। ऐसा तो है नहीं कि लोग पेट्रोल डीजल बनाना बंद कर देंगे और एचपीसीएल के धंधे बंद हो जाएंगे। बट हाँ, अब मुझे लगता है कि यहां से अगर किसी को बाइंग करनी है लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से कर सकता है। बहुत ज्यादा खराबी यहां से नहीं दिखाई देती अनिल जी। ठीक है, बहुत ज्यादा खराबी तो नहीं है, नंबर्स में भी कुछ खास खराबी नहीं दिख रही है। जीआरएम्स $5 के ऊपर रहे। एक और कैश की कंपनी है वी मार्ट, इसके भी नतीजे आए। बंसल जरा देखिएगा, वी मार्ट, इसका मुनाफा 13% बढ़ा है, आय 26%, कामकाजी मुनाफा 15%। मेरी नजर कामकाजी मुनाफे में ज्यादा थी। ये कैसे मैनेज करते हैं अपने बिजनेस को, वो ठीक बढ़ा है। आपकी राय जरा चाहिए, चार्ट पे क्या दिख रहा है आपको। देखिए डिम्पी, चार्ट तो इसका क्लियरली पॉजिटिव है। इनफैक्ट इस स्पेस के अंदर देखें तो वन ऑफ द पॉजिटिव स्ट्रक्चर है, बिल्कुल भी स्टॉक करेक्शन नहीं ले रहा है। और नीचे में 2600-2620 एक अहम बेस है। टेक्निकली ये स्टॉक 2850 तक की रैली दिखाने का दमखम रखता है। बट डिम्पी, टेक्निकली कोई ऐसा पैटर्न नहीं है कि कोई स्टॉप लॉस, कोई नियर बाय स्टॉप लॉस नहीं है जिसपे नई खरीदारी की जाए। किसी ने ले रखा है तो 2820 से 2825 के 2820 से 2850 के लक्ष्य के लिए होल्ड रखना चाहिए। ओके, वी मार्ट होल्ड करें, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया स्टॉक है। अच्छा, एक और स्टॉक है आईडीएफसी बैंक। ऐसे तो आपको घाटा दिखेगा 1538 करोड़, लेकिन ढेर सारे एडजस्टमेंट है अंदर। तो और नाम भी बदल गया, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक हो गया, फर्स्ट कैपिटल के मर्जर के बाद। इसके तो शुभम जी जरा वायदा कारोबार के आंकड़े देख के बताइए। कल थोड़ा कमजोर तो बंद हुआ है, आज क्या हो सकता है, इस स्टॉक की रेंज बता दो। नील जी, यहाँ पे अगर डाउन साइड में देखेंगे तो मुझे लगता है कि 41 के आसपास एक टेम्पररी सपोर्ट है। और अगर वो होल्ड हो जाता है
तब यहाँ पे हो सकता है कि थोड़ा सा पुल बैक देखने को मिले। तो 41 का लेवल डाउन साइड में इंपॉर्टेंट है, जो एक सपोर्ट के तौर पे काम करेगा। और अपसाइड में अगर हम देखें तो एक ऑस्किलेशन बना हुआ है, जहाँ पे अपर साइड में 48 के आसपास रेजिस्टेंस है। तो मुझे लगता है फिलहाल 41 से 48 ये रेंज बना हुआ है एक ट्रेडिंग का। तो अगर लोअर लेवल पे मिलता है तो 41 के स्टॉप लॉस से एक बार लॉन्ग किया जा सकता है। अपसाइड में 46 से 48 तक का टारगेट देखा जा सकता है। ठीक है, एक कैश की कंपनी हो रहा है शोभा डेवलपर्स, इसके भी नतीजे काफी बेहतर बताए जा रहे हैं। हालांकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की वजह से प्योर नंबर तो नहीं है, लेकिन फिर भी जो नंबर्स हैं उसमें कहीं भी डी ग्रोथ नहीं है, हर जगह ग्रोथ है। कामकाजी मुनाफा, आय, प्रॉफिट सब कुछ बढ़ा है। एक बार कुणाल जी आपके रिकमेंडेशन शोभा पे। देखिए डिम्पी, शोभा का अगर आप चार्ट देखें तो एक काउंटर 515 के आसपास एक बड़ा स्टिफ रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, काफी वक्त से एक रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। मुझे लगता है कि 515 पार होगा तो आपको शोभा में एक नई तेजी बनते दिखेगी और फिर हो सकता है 540 545 के लेवल्स आते हुए दिखें। वैसे देखिए तो शोभा आप देखें डीएलएफ के चार्ट से कंपेयर करें तो बहुत ही सिमिलर चार्ट स्ट्रक्चर है, दोनों ही काउंटर्स रेंज में हैं और बाजार को अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। तो ऐसे खरीदारी की कोई जल्दबाजी नहीं है, जब तक 515 का लेवल न टूटे शोभा में नई खरीद की मेरी राय नहीं है। ठीक है चोपड़ा साहब, एक खबर भी अब भारतीय एयरटेल के बारे में बता रहे थे, उस पर एक क्लैरिफिकेशन आया है। मूडीज ने जो इनको डाउनग्रेड किया था, जंक रेटिंग की थी, वो ये कह रहे हैं कि हमारी स्थिति तो ठीक है, हमारे को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उन्होंने कहा कि फंड रेटिंग कमेटी की जो बैठक है 28 फरवरी को होने वाली है, उसमें हम आपको लिखित बयान भी दे देंगे। फिलहाल बयान आ गया है रेस्क्यू वाला भारतीय एयरटेल का। कितनी इंपॉर्टेंस है इस बयान को और कैसे समझे? हालांकि आज इसमें एक और चीज है, क्रेडिट स्विस ने टारगेट घटाया है 355 से 320 रुपए वो है, लेकिन बयान आया है कल। मेरे ख्याल से रिकवर इसी वजह से हुआ होगा, सेकंड हाफ में जो सेकंड हाफ में रिकवर हुआ है वो इसी वजह से हुआ है। 28 तारीख को एक बैठक भी है, क्या किया जाए? निपी जी, इसको देखने के दो तरीके हैं। नंबर वन की जो मूडीज ने कहा, दूसरा जो दूसरे कह रहे हैं, एक और तीसरा वर्जन जो एयरटेल दे रहा है। सच्चाई ये है कि बैलेंस शीट पर प्रॉफिटेबिलिटी कम हुई है। जियो के आने से एक बहुत बड़ा डिसरप्शन हुआ है पूरे के पूरे टेलीकॉम स्पेस में, और इस समय पर अगर शुतुरमुर्ग रेत में अपना सिर गाड़ लेता और ये कह देता है सब कुछ ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि टेलीकॉम इंडस्ट्री के लिए सब कुछ ठीक है। और ये बात मैं करीब 1 साल से कहता आया हूँ। हमारे मित्र आशु जी भी बोलते हैं कि उनको भी नहीं दिखाई देता कि कैसे कोई और दूसरा टेलीकॉम प्लेयर टिक पाएगा बिना प्रॉफिटेबिलिटी के। फंड रेजिंग एक ऑप्शन हो सकता है करंट प्रॉब्लम को थोड़ा डेफर करने का, मगर एक ये सोल्यूशन नहीं हो सकता। अब आप अपने ऊपर कर्जा बढ़ा रहे हैं, जब आप फंड रेज करेंगे तो कोई कर्जा उठाएंगे तो उसका ब्याज बढ़ेगा तो फिर उसकी प्रॉफिटेबिलिटी कम होगी। तो ये सारी चीजें हर तरीके से प्रेशराइज करती हैं बैलेंस शीट को। जब आरपूस बहुत जबरदस्त तरीके से गिर गए हैं पिछले 3-4 सालों में, तो ये बात सोचने वाली है कि किस तरीके से प्रॉफिटेबिलिटी बैलेंस शीट पे आएगी। और जब बैलेंस शीट पे प्रॉफिटेबिलिटी होती है वो स्टॉक प्राइस पर रिफ्लेक्ट होती है, वो फॉरवर्ड अर्निंग्स पर रिफ्लेक्ट होती है। तो ये देखना होगा कि उनकी स्ट्रैटेजी क्या है। फंड रेजिंग कैन नॉट बी अ स्ट्रैटेजी, इट कुड बी अ स्मॉल सोल्यूशन फॉर सम टाइम। तो मुझे लगता है कि प्रॉब्लम में तो है भारतीय एयरटेल, और हो सकता है इसका कुछ नेगेटिव इफेक्ट भी देखने को मिले स्टॉक प्राइस पे। लेकिन एक चीज जो आपने अभी कही कि आपके मित्र आशु जी ने बताया, तो ये आपके वाकई में मित्र है या कुणाल जी और बंसल जी की तरह आपने भी डर के मारे मित्रता कर रखी उनसे? नहीं, मेरे बड़े पुराने मित्र हैं। तो थोड़ा समझाओ उनको। मैंने उनका कमेंट सुना था भारतीय एयरटेल के बारे में। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं हमारे ट्विटर पे कि आशु जी को टीवी पे आते हमें डर लगने लगता है, खौफ आ जाता है एकदम। तो थोड़ा उनको आप अच्छी तेजी वेजी वाली भी करवाओ थोड़ा एकदम। आपके तो पुराने दोस्त देखिए अनिल जी, बात खौफ की नहीं है। बहुत बात खौफ की नहीं है अनिल साहब। मुझे लगता है कि लॉजिकली स्पीकिंग जियो के आने से जिस तरीके से जो एवरेज रेवेन्यू पर यूजर का आरपूस का डिस्ट्रक्शन हुआ, जो पहले बहुत अच्छा हुआ करता था, तो चाहे वो आइडिया वोडाफोन हो या भारतीय एयरटेल हो, और आरकॉम का हाल जो हम सबने देखा, वो तो खैर अपना बिजनेस ही अब कर चुके हैं, या एयरसेल था या दूसरे जो भी प्लेयर्स थे वो कहीं ना कहीं अब वैनिश हो गए हैं। तो बहुत दिक्कत वाली सिचुएशन है। तो भारतीय एयरटेल को भी कुछ नई स्ट्रैटेजी पे काम करना पड़ेगा, रेवेन्यूज कैसे लेके आएंगे इस पे काम करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात सर्विसेज, मैं ये बात भी बोलूं कि सर्विसेज को इंटैक्ट रखना पड़ेगा। केवल टीवी पे ऐड देने से नहीं होता है कि हमारा सबसे अच्छा नेटवर्क है। देयर आर रियल प्रॉब्लम्स ऑन द ग्राउंड। ठीक है,
इसके अलावा कुछ एक और खबरें भी हैं। पीवीआर का एक दिन आपको ध्यान होगा जब खबर आई थी खाड़ी देशों में ये करार कर रहे हैं और उसके बाद ये शेयर काफी चला था, अब उसका खंडन आ गया। इन्होंने जिस कंपनी के साथ करार किया था अल्फतम, उसके साथ इन्होंने करार अपना रद्द कर दिया। अब ये खाड़ी देशों में नहीं जा रहे हैं। बंसल जी, आपको देख के बताना है पीवीआर में अब क्या करना चाहिए। हालांकि शेयर की दौड़ काफी लग चुकी है, अब आ चुका है 1600 के पास। देखिए डिम्पी, टेक्निकली इस स्टॉक का रुझान अच्छा है और इस स्टॉक ने अभी खास बात क्या है डिम्पी, जैसे मार्केट में कुछ स्टॉक गिर रहे हैं, निफ्टी ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, इस स्टॉक ने 1564 1565 के अराउंड एक डबल बॉटम लगाया है। किसी ने ले रखा है तो 1564 1565 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड रखना चाहिए। डिम्पी, नई खरीदारी इसमें 1610 के ऊपर करनी चाहिए। 1610 के ऊपर इस स्टॉक के अंदर एक पॉजिटिव क्रॉसओवर और मोमेंटम इंडिकेटर्स देखने को मिलेगा। 1610 के ऊपर निकलेगा तब 1630 1635 के भाव देखने को मिलेंगे। रुझान पॉजिटिव है, होल्ड करें। ओके, रुझान पॉजिटिव है। टोरेंट पावर, शुभम जी, रिजल्ट ठीक है इसके, 15% मुनाफा बढ़ा है, 18% आय बढ़ी है। हालांकि मार्जिन थोड़े से घटे हैं, वही थोड़ी एक चिंता की बात हो सकती है। अदरवाइज तो बाकी हर एक लेवल पर रिजल्ट ठीक है। कल स्टॉक मजबूती के साथ बंद भी हुआ। क्या कुछ कमजोर हो सकता है, बढ़ सकता है? स्टॉक के लिए लेवल्स रेंज बताएं। नील जी, यहाँ पे अगर देखेंगे तो 2 दिन पहले काफी लॉन्ग बिल्ड हुए थे और उसके बाद एक माइनर पुलबैक में थोड़ा सेलिंग भी आता हुआ दिखा था। तो मुझे लगता है कि एक बॉटमिंग आउट का फॉर्मेशन का प्रोसेस बिल्कुल यहाँ पे शुरू हो चुका है, बट फिर भी एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 241 पे, और ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट के तौर पे काम करेगा। जब तक ये सपोर्ट होल्ड करता है तब तक मुझे लगता है एक पुल बैक की यहाँ पे चांसेस काफी अच्छी है। तो 241 के स्टॉप लॉस से यहाँ पे ग्रेजुअली लॉन्ग बिल्ड करना चाहिए। 245 तक अगर यहाँ पे थोड़ा भी पुल बैक मिल जाता है तो ग्रेजुअली लॉन्ग बिल्ड करें, और अपसाइड में मुझे लगता है कि 255 260 तक के लेवल आते हुए दिखेंगे। ठीक है, आज फिर से शुगर कंपनीज को फोकस में रखना होगा। कल हालांकि मृत्युंजय बता भी रहे थे कि गन्ना दो चीनी लो, एक तो ये नया नारा है, और दूसरा आज एक कैबिनेट की बैठक हो रही है जिसमें 6000 करोड़ रुपए के सॉफ्ट लोन पर होगा विचार। पराज इंडस्ट्रीज और बलरामपुर चीनी दोनों शेयर एक बार जरा स्क्रीन पे दिखाएं। कुणाल जी, इन दोनों पे जरा राय दीजिए, क्योंकि ये जो सॉफ्ट लोन है ना एथेनॉल को लेकर है, और कल बलरामपुर चीनी के नतीजे काफी अच्छे आए थे। दोनों पे क्या करना है? देखिए, दोनों ही काउंटर्स के चार्ट अच्छे हैं। डिम्पी, प्राज इंडस्ट्रीज पर मैंने और बंसल जी ने राय दी थी खरीदारी की, उसके बाद इसमें बड़ी तेजी बनी, बाद में करेक्शन भी आया, और फिर मैंने कहा था कि ये 125 120 के लेवल्स पर इसको बड़ा सपोर्ट हासिल है, और वहीं से आप इस पर बाउंस आते हुए देख रहे हैं। मुझे लगता है कि प्राज इंडस्ट्रीज इनके पास है, होल्ड करें। एक बार के लिए 145 150 के लेवल्स प्राज में देखने को मिल सकते हैं। बलरामपुर चीनी एक रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। रेंज 100 रुपए से लेकर 115 रुपए की एक रेंज है, और 115 का लेवल जैसे ही बलरामपुर चीनी में पार होगा ये काउंटर भी तेजी की ओर बढ़ेगा। शुगर ओवरऑल आप देखें तो बाजार को आउट परफॉर्म करने लगा है। शुगर स्टॉक्स में जिनके पास पोजीशन है होल्ड करें। 115 के ऊपर और बाय करने की राय रहेगी बलरामपुर चीनी में, जिन्होंने अभी तक नहीं लिया है उनके लिए। ठीक है, बलरामपुर चीनी लेना है। प्राज इंडस्ट्रीज का स्ट्रक्चर ठीक है, आज खबर पॉजिटिव है, तो इस सेक्टर तो आज पूरी तरह से फोकस में रहेगा। जैसी ओपनिंग होगी इसके बारे में वापस से हम चर्चा जरूर करेंगे, लेकिन अभी फर्स्ट ट्रेड को शुरू करें हेडलाइंस के साथ। और एक और चीज, हेडलाइंस के साथ साथ आपको 20 मुनाफे वाली कॉल्स होंगी, लेकिन आज का हीरो बड़ा इंटरेस्टिंग है, और आज एक हीरो नहीं बल्कि आज दो हीरो है। दोनों तगड़े हैं, दोनों तगड़े हीरो, शानदार। 9:03 से 9:08 के बीच में तैयार रहिएगा। एग्जैक्ट टाइम भी बता दिया है आपको। 9:03 से 9:08, और दोनों ही शानदार हैं। ठीक है, तो 9:03 से 9:08 के बीच में एक ऐसा योग बनेगा जिसमें दो हीरो आएंगे। जो चेहरे की स्माइल है इसको थोड़ी और बढ़ा देता हूँ। एक खरीदारी वाला, एक बिकवाली वाला। ठीक है, आपका जिस तरह का मूड हो, दोनों तरह के लोगों के लिए। हाँ, अब होल्ड वाला तो कोई बैठा नहीं होगा, खरीदारी और बिकवाली वाले होंगे, तो दोनों को मिल जाएगा शेयर। आज 9:03 से 9:08 के बीच में आज का हीरो।